लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही टेस्टी चैप्टर है, मजा आएगा। अगर ध्यान से सुनो तो बहुत मजा आएगा, नहीं तो फिर कहानी खत्म है। सबसे पहले तो देखो अपने सिलेबस में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सब नहीं है, ठीक है। हमारी डायरेक्ट स्टार्टिंग होती है थॉमसन मॉडल से। थॉमसन मॉडल सबको अच्छे से पता है, प्लम पुडिंग मॉडल था। उसके फेलियर्स क्या थे ये भी पता है। कैसा था प्लम पुडिंग मॉडल, याद है ना? वाटरमेलन, ठीक है। क्या फेलियर था उसका? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमेशा पास में रह ही नहीं सकते, क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज भी अगर पास में होता है तो स्पार्क जनरेट करता है। और हम मानते हैं दुनिया की हर चीज एटम से बनी है, तो अगर हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता तो हर जगह दिवाली बन रही होती, ठीक है। अभी अगला वही है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अपने सिलेबस की स्टार्टिंग होती है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, लिखो टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जरूरत नहीं। फिजिक्स बहुत अच्छी जगह से शुरू होती है। चलो, रदरफोर्ड आप सबने पढ़ा हुआ है ना बहुत अच्छे से। चलो थोड़ा सा पूछते हैं पहले तो, क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। ना तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, उसने बस ये बोला था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में। न्यूक्लियस का नाम रदरफोर्ड ने नहीं दिया था, कभी नहीं दिया था उसने, सिर्फ क्योंकि उस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, कैसे न्यूक्लियस बोल देते हो। उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज बीच में रखा है। खैर चलो और बताओ। जो भी पता है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो, जितना पता है उतना बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। अल्फा पार्टिकल कहाँ से है? हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल होता है, आए कहाँ से? रुक जाओ रुक जाओ, शांति शांति शांति, बम्बार्डमेंट। पहले अल्फा पार्टिकल लेके कहाँ से आए? तो रेडियो एक्टिव डिके से होता है अल्फा पार्टिकल रिलीज, ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखने पड़ते हैं, लाइक कुछ भी रख सकते हो, यूरेनियम, थोरियम, बट रदरफोर्ड ने रखा था बिस्मिथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बिस्मिथ रखा था रदरफोर्ड ने। हाँ, कार्बन नहीं, बिस्मिथ, ओनली बिस्मिथ। बिस्मिथ रखा था जिससे अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे थे, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल को देखो, एक्चुअली मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैसे। और सच बात बताऊं, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया भी नहीं था, उसने एक्चुअली में गाइड किया था अपने स्टूडेंट्स को कि तुम लोग ऐसा, हाँ स्टूडेंट्स को गाइड किया था, तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करो। रदरफोर्ड ने किया ही नहीं था इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक। हाँ लेकिन गाइडेंस उनका था तो नाम उनका ही आएगा, ठीक है। जैसे मैं तुम लोगों से कोई एक्सपेरिमेंट कराऊं तो मैं उसको तुम्हारा ही नाम दूंगा। प्रॉपरली समझा दूं कैसे किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट? प्रॉपर समझना है, एनसीईआरटी से भी ज्यादा। चल, ये तो रखा है बच्चों बिस्मिथ, जहां पर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, अल्फा पार्टिकल जनरेट हो रहा है। यहां पर इन्होंने लगाए लेड के प्लेट्स। ये प्लेट्स किसके हैं? लेड के, तभी तो लगाया। बिल्कुल एक छोटे से होल से, इतना कम छोटा होल रखा है मैंने कि जैसे एक बार में एक अल्फा पार्टिकल निकल सके। हमारी कोशिश ये है, ठीक है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, बाकी और कहीं से अल्फा पार्टिकल नहीं आ सकते, ठीक है। इस सिस्टम को मैंने सस्पेंड किया एक पुली से, और ये पुली यहाँ पर एक गियर सिस्टम से अटैच थी। अब आप ये गियर सिस्टम सोचोगे क्या है? देखो, गियर सिस्टम क्या होता है बच्चों? कि अगर मैं आपको सही बताऊं, कभी किसी ने गूगल गियर सुना है? गूगल गियर, गूगल गियर एक्चुअली मैंने ड्राइंग नहीं बना पाऊंगा मैं। उसमें क्या होता है, एक गियर से दूसरा गियर, दूसरे गियर से तीसरा गियर अटैच होता है ना। मल्टीपल गियर्स अटैच होते हैं। उन्होंने एक बना रखा है, उसका फर्स्ट मतलब ये गियर है ना, एक एक सेकंड में एक एक राउंड घूम रहा है इस हिसाब से। लेकिन लास्ट वाले का एक साइकिल पता है कब कंप्लीट होगा? पूरे यूनिवर्स का टाइम। हाँ कंटिन्यूस, हाँ लाइन से। तो गियर ऐसी अपने आप में चीज है कि अपन उसमें डिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं।
कि किस तरीके से मुझे मूव करना है। तो मैंने ये गियर क्यों लगाया बच्चों, मैं इसको धीरे धीरे एक एक फायरिंग के बाद इसको ऊपर मूव करवा रहा हूँ, लेकिन इतनी स्लो मूव करवा रहा हूँ, इतनी स्लो मूव करवा रहा हूँ कि मान के चलो कि ये एक फर्स्ट वाले के एक रोटेशन पे ये वाला जो हाइट कवर कर रहा है वो हाइट आप मान के चलो 10⁻⁻10 मीटर कवर कर रहा है। इतनी स्लो मोशन करवा रहा हूँ, ठीक है, इतना स्लो, एक्चुअली में वैसे भी इससे ज़्यादा ही है, पर ठीक है, इससे भी कम स्लो मोशन करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर लगाई हम लोगों ने एक फॉइल पेपर। फॉइल पेपर गोल्ड का ही क्यों लिया, महंगा आता है। एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, हाँ, दुनिया का सबसे ज्यादा मेलेबल एटम है ये, एटम सॉरी एलिमेंट, प्योर एलिमेंट की बात करो, दुनिया का सबसे मेलेबल एटम है, मतलब एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलेबल होता है ये, बता रहा हूँ ना। मिलेबल जो होगा उसको इतना पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, मुझे पतली से पतली शीट कन्वर्ट करनी थी। हम लोगों ने इसकी थिकनेस इतनी कम रखी है, इतनी ज्यादा कम रखी है कि लगभग मान लो इसकी थिकनेस में एक ही एटम आ रहा है, इतना कम थिकनेस लेके आए थे हम लोग, ठीक है। और अब आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी कम थिकनेस का गोल्ड फॉइल रख कैसे सकते हो, एयर ही तोड़ देगी। तो वैक्यूम चैम्बर बनाए, फिर तो बना दिया वैक्यूम चैम्बर। इस वैक्यूम चैम्बर में चारों तरफ लगाई गई है एक स्क्रीन, चारों तरफ एक स्क्रीन लगाई है। ये स्क्रीन क्या होती है बच्चों, ये स्क्रीन आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा हुआ है शायद, जिंक सल्फेट का होता है। ये स्क्रीन आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा है। अगर किसी ने सीआरटी और डब्बे वाला टीवी देखा है तो कभी अगर वो बंद हो तो देखना, उसकी स्क्रीन कांच नहीं होती, उसके पीछे कुछ व्हाइट व्हाइट दिखेगा आपको। वो यही लगा होता है जिंक सल्फेट, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, फोटो सेंसिटिव होता है एलिमेंट, इससे जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल टकराएगा ना, ये वहां पर शाइन करेगा, वहां पर शाइन करता है, जैसे चार्ज पार्टिकल टकराता है शाइन करता है, ठीक है। और इसकी शाइनिंग से एक्चुअली में जो अपने सीआरटी मॉनिटर्स होती है ना, एनसीईआरटी में पढ़ा भी आपने केमिस्ट्री में, तो सीआरटी में 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन गन्स लगे होते हैं, तीन फंडामेंटल कलर के, उससे वो स्क्रीन डेवलप करता है, वो जो स्क्रीन आपको दिखती है, ठीक है। विहान जाग जाओ यार, क्या हो गया, कहाँ दिमाग लगा रहे हो, मुँह दुलवा के भेजो, जागो, ठीक है। तो इससे बच्चों अल्फा पार्टिकल, बोलो इसकी ये कंस्ट्रक्शन समझ आए क्या क्या किया है इन्होंने। बहुत स्लोली स्लोली इसका मूवमेंट हो रहा है, इतना स्लो मूवमेंट हो रहा है कि आप ये समझ लो, प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो ये दो एटम्स के बीच में लगभग 10,000 18,000 के आसपास ये पार्टिकल्स रिलीज कर देते हैं, दो एटम्स के बीच में। इतना ज़्यादा हम लोगों ने स्लो मूव करवाया इसको। ये बात क्लियर हुई, हाँ कि ना, ठीक है। अब इनके एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो क्या ऑब्जर्वेशन मिली, ऑब्जर्वेशन क्या मिली आपको पता है, लगभग लगभग 99% पार्टिकल्स सीधे निकल गए। तो मैं इस बात को एग्जैक्टली डाटा में क्यों देना, एग्जैक्टली डाटा में देना ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर गोन स्ट्रेट। तो आप पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले डायग्राम बनाओ, ये कंस्ट्रक्शन था इसका। आप अब ये गियर वगैरह मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया, बिस्मिथ भी आपको जरूरत नहीं है, लेड की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये दिखाना कि अल्फा पार्टिकल की शूटिंग की है, ठीक है। अब इसमें अल्फा पार्टिकल, अच्छा एक और चीज, ये अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये बात याद रखना। ये अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, नेचुरल काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। ये याद रखना जरूर। अरे बिस्मिथ रख रखा खूब सारा, कचरे के ढेर में बिस्मिथ रखा हुआ है। वैसे इसको अपन और भी पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं, कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस लगा के। और कोई और तरीका है, एक टॉपिक जो सिलेबस से हट गया, साइक्लोट्रॉन, चार्ज पार्टिकल एक्सेलेटरी तो था वो, हाँ। बाकी वैसे पोटेंशियल डिफरेंस देके आप एक्सेलेटर करवा सकते हो, किसके, टॉरॉइड एक्सेलेटर, हाँ बिल्कुल, चार्ज पार्टिकल एक्सेलेट करवाता है, बट मेनली उसका फंक्शन जो होता है वो स्टोर करने का होता है।
इसका डायग्राम ना एनसीईआरटी में बड़ा गजब है, प्रॉपर वैसे मैं इस पे बना भी नहीं पाऊंगा। उन्होंने ये प्रॉपर इसको है ना, जो जिंक सल्फेट की शीट बनाई है, इसको 3D में दिखाया है उन्होंने बनाकर, जैसे दीवार की तरह बनी हुई है। हाँ, दीवार की तरह बना रखा है इसको। और मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ख़राब है, मैं तो नहीं बना सकता। मैंने कहा ना गियर वियर बनाने की कहाँ ज़रूरत थी। बिल्कुल, अभी आगे बताऊंगा मैं क्या हो रहा है वो, ये वर्किंग में दिखाऊंगा, वर्किंग में, कंस्ट्रक्शन में। मैं इस पे से पास करवाऊंगा ही नहीं ना, मैं अलग से दिखाऊंगा। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल 180 डिग्री पर वापस आ रहा होगा तो 180 डिग्री पर तो स्क्रीन लगा नहीं सकते, तो इनको पता कैसे चला होगा? तो बेटा ऊपर कितना सा जा रहा है? देखो कंटिन्यूस सारे पार्टिकल शाइन कर रहे हैं, एक पार्टिकल ऐसा जो शाइन नहीं कर रहा, मतलब एक्चुअली में वो उसी तरफ चला गया जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। बेटा वो हर एक पार्टिकल शूट करने के बाद, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें क्या लग रहा है कि 5 मिनट में करके फ्री कर लिया? ये कई महीनों तक चला होगा ये एक्सपेरिमेंट, कई महीनों तक कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट चला होगा ये। पर्टिकुलर इनको ये देखो, ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, अल्फा पार्टिकल अगर इस एंगल पे मैंने रिलीज किया, यार स्क्रीन भी तो मुझे लेजर लाइट के थ्रू हम देख रहे हैं इस चीज को कि हमारे एंगल यहाँ पर आना चाहिए था, पिन अटैच करते हैं। एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं ये चीज नहीं समझते। यहाँ पर लेजर लाइट लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया मैंने तो लेजर यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन जो शाइन किया स्क्रीन ने वो तो यहाँ कर दिया। तो क्या कुछ बेंडिंग नहीं दिखेगी मुझे इस पॉइंट के अबाउट? तो बेटा वो मशीन, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो मशीन ऐसे भाग रही है? वो इतनी स्टेशनरी है कि तुम अभी देख के जाओ और 10 घंटे बाद देखने आओ तो उसी जगह पे देखने में लगेगी तुम्हें। यानी कि ये डिस्टेंस कवर करने में उसको महीनों का टाइम लग गया, मैं कहता रहा हूँ तुमसे, महीनों का टाइम लग गया यहाँ से यहाँ तक जाने में। तुम क्या सोच रहे हो आधे घंटे में एक्सपेरिमेंट करके खत्म कर दिया? हाँ बेटा, शूट कंटिन्यूअस करते हैं, इस लेड के प्लेट को रिमूव करते हैं तब पार्टिकल मूव भागता है उधर। इधर आगे भी एक लेड की स्क्रीन लगा के रखते हैं, जब पार्टिकल शूट करना है तो उसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है? समझा नहीं मैं। साइड में आने का रीजन अभी मैं बताऊंगा कैसे आया। आप ये समझो, लेजर से जो पॉइंट आउट किया अपन ने, एक्चुअली में वो लेजर से कितनी दूर जाके गिरा है वो, शाइन तो स्क्रीन कर रही है ना। तो जिस जगह पर आपको, अब देखो मैं इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा है एक अल्फा पार्टिकल फेंक के कहानी खत्म कर दिया, अब रियलिटी बताऊं क्या होता है। इस पॉइंट पर जैसे मैंने स्क्रीन हटाई, कंटिन्यू धड़ाधड़ यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं, लेकिन हमने इसको मूवमेंट नहीं दिया उस टाइम पर, ठीक है? तो मुझे कंटिन्यूअस यहाँ पर ग्लोइंग पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर लेजर पॉइंट मिलेगा, मुझे पता है मैं पिन कर लूंगा इन दोनों जगह पर, और फिर मैं यहाँ से क्या एंगल नहीं निकाल सकता इसका, ठीक है? तो हमने ये निकालने की कोशिश की एंगल। अब समझ आया? रियलिटी तो ये है, बट आपको पढ़ाया क्या जाएगा, पढ़ाया ये जाएगा कि एक अल्फा पार्टिकल फेंका और ऐसा, ठीक है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, करो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, लेके आओ गोल्ड का फॉइल, अब तो ये लेके आओ पहले तो। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आएगा। वो डायरेक्ट आपसे पूछेंगे रदरफोर्ड मॉडल क्या था। मैं जितना बता रहा हूँ ना, इसका तो 10% भी नहीं लिखना होगा आपको, ये भी इसमें थोड़ी लैड वैड ये सब लिखने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल से अपन ने, मतलब सॉरी, हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गोल्ड के फॉइल पर, वहां पर। नहीं नहीं नहीं, ये सब तो मत बनाना, इतना कहानी लेड बना सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, बिस्मिथ दे सकते हो। ये गियर वगैरह बनाओगे उनको समझ ही नहीं आएगा क्या कहानी है, ठीक है? तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट आपने जानना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर बता रहा हूँ आप लोगों को, प्रॉपरली आप लोग जो पढ़ते हो, क्योंकि आपको क्या एक्चुअली में समझ में नहीं आया आज तक, मैं सही बताऊँ ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में कैसे उसने चीज को ऑब्जर्व किया ये आपको समझ ही नहीं आया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया ये आपको आज तक समझ आया था कैसे कर रहे थे? आपको नहीं पता था कैसे परफॉर्म कर रहे थे। मैं खुद मेरे टाइम पे कंफ्यूज रहता था कि ये एक्चुअली में ये इसको मूव कैसे कर रहे हैं फिर ये, और इतना कम मोमेंट ला कैसे सकते हैं, मैं तो नहीं घिसका सकता किसी पार्टिकल को इतना कम। तुम घिसका के दिखा दोगे 10⁻⁻10 मीटर, घिसका के दिखा दो मुझे। तो आपको मैंने प्रैक्टिकली चीज बताई होती कैसे है, ये मूवमेंट कैसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है?
बाकी आपकी इच्छा है, समझो तो मान लो, थ्योरेटिकल मानना है तो मान लो, क्या मूव कर दिया इसको, खुश हो जाओ। ठीक है, चल। हम लोग क्या होता है, जो चीज़ समझ नहीं आती मान लेते हैं, हाँ हो गया होगा, घिसका लिया होगा किसी ने कैसे घिसका है ये नहीं पता हमें तो हम लोग मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखो इसमें हुआ क्या, मोस्ट ऑफ द रेज आर गोन स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ द रेज तो बच्चों शांति से चुपचाप सीधे निकल गए। एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो 99.8 समथिंग परसेंट सीधे गए थे। ठीक है, बट आपको डेटा जानना ही नहीं है, आपको क्या जानना, मोस्ट ऑफ द रेज आर गोन स्ट्रेट। स्मार्ट बनो, एग्जैक्ट डेटा लिखने की बेवकूफ़ी मत करो, क्या पता टीचर को एग्जैक्ट डेटा पता और आपका डेटा गलत हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रेज आर गोन स्ट्रेट, फिर सम ऑफ द रेज आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। अब ये डेविएशन थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे जैसे पास जाता जाएगा डेविएशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे पास जाएगा डेविएशन बढ़ता जाएगा, मतलब ऊपर जाते जा रहे हैं। फिर एक सिचुएशन ऐसी आई जो गया और उल्टे पैर वापस आ गया, गया उल्टे पैर वापस आ गया, 180 डिग्री यही होता है, सेम पाथ पे वापस आ जाए। फिर इसके ऊपर बच्चों इसका मिरर इमेज बन गया, इसके ऊपर इसका सेम मिरर इमेज बना, फिर वापस से यही देखने को मिला, फिर मिरर इमेज, क्योंकि एक एटम पे थोड़ी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बार बार किया जाता है। नहीं, कोलाइड नहीं कर रहे हैं, कोलाइड कैसे करेंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल सेंटर में रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज है। अभी रुक जाओ, ये जगाते हैं आपका दिमाग, जगाएंगे थोड़ा सा, चिंता क्यों कर रहे हो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की, ये ऑब्जर्व क्या 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 किया था कि जो हमारा डेविएशन, सॉरी, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर थे, मतलब अगर मैं बोलूँ कितने परसेंट कहाँ से गए, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाई 2, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। ठीक है, इसके बेसिस पे ग्राफ भी है अपने पास एनसीईआरटी में। ठीक है, मैं एनसीईआरटी से रेफर करूँगा ग्राफ। और एग्जैक्टली अगर जानना चाहो तो एग्जैक्टली ये है n = k z/sin⁴ थीटा बाई 2। कुछ समझ आ रहा है यहाँ से, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये z क्या है। और एटॉमिक नंबर की थ्योरी इन्होंने ही चिपका दी थी पहले ही, एटॉमिक नंबर की थ्योरी इन्होंने पहले डिस्कस कर ली कि हर एक एटम में अलग अलग न्यूक्लियस हो सकते हैं। इन्होंने सिर्फ गोल्ड के फॉइल पे नहीं किया था एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स पे किया था। ठीक है, मेजरली इनको जो सक्सेस मिली वो गोल्ड के फॉइल पे मिली, पर सब पे डेविएशंस अलग अलग डिपेंडिंग थे, किसके बेसिस पे, जेड के बेसिस पे। मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा कि सब में पॉजिटिव चार्ज के नंबर वेरी करते हैं, ऐसा नहीं होता कि सबके बीच में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रखा है तो सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रखा है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। ये बात भी समझ में आई, पक्का क्लियर हो। ये डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, हर एक पार्टिकल, मतलब अगर पूछो कि 60 डिग्री एंगल पे कितने पार्टिकल डेविएट हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन चलो, इसमें n की वैल्यू एक कंडीशन पे गिवन होगी, दूसरे में फाइंड की जाएगी। ठीक है, k आप जानते हो, z आप जानते हो, k जानते हो ना क्या है, वही 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 वाला k। हाँ, 1/, हाँ, बस समझ गए। चल, तो बेटा ऐसा हुआ क्यों, अब इन्होंने इस चीज को सोचने की कोशिश की, तो पहले तो ये बनाओ वर्किंग में, फिर जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो लिखो, ये भी लिखो, फिर मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ पहले तो डायग्राम बनाओ वर्किंग, फिर पॉइंट लिखो, फिर ये लिखो। वर्किंग डाल के लिख लो, क्या दिक्कत है। ये कंस्ट्रक्शन, अब इनको क्या होता है सीबीएसई वाले, ये थ्योरी में लिखनी पड़ती है कहानी गा गा के, कैसा हमने स्क्रीन लगाया जिंक सल्फेट का, यहाँ पर गोल्ड का फॉइल रखा, गोल्ड का ही फॉइल इसलिए लिया क्योंकि वो ज़्यादा मिलेबल था। ठीक है, ये सब कहानी लिखनी पड़ेगी, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की थी यहाँ से। पता नहीं क्यों उनको ये कहानियाँ बहुत पसंद है। अर्शिता बेटा, प्रैक्टिकल ये चीज़ सही नहीं दिख रही ना जो तुमने किया, फिर मैं किस बेसिस पे बोलूँगा मोस्ट ऑफ द रेज आर गोन स्ट्रेट। हाँ, तो देख लेना, मतलब आपको जब प्रैक्टिकली डायग्राम दिखाना हो तो कोशिश करना कि स्ट्रेट वाली लाइन थोड़ी सी ज़्यादा हो, मतलब मान लो 5 ये बना दी, 3 ये बना दी, 1 ये बना दिया, इस तरीके से रखना।
पहले पॉइंट लिख पा रहा हूं मैं, लिखो। देखो हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिले, क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले। मोस्ट ऑफ द रेज आर गोन स्ट्रेट, पहला ऑब्जर्वेशन यही मिला, मोस्ट ऑफ द रेज आर गोन स्ट्रेट। दूसरा लिखो, सम ऑफ द रेज आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, some of the rays are deviated from their path। तो ये कुछ रेज डेविएट क्यों हो गए, कुछ लग रहा है? मतलब यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। कौन रिपेल कर रहा होगा? एक पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस नहीं पता, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। कंफर्मेशन कैसे हुआ होगा? अराउंड 20,000:1 लिखो, अराउंड 20,000:1। हाँ, अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख पा रहा हूं, अराउंड 20,000:1 alpha particle came back at 180 डिग्री, ठीक है। तो 20,000:1 अल्फा पार्टिकल वापस आ गया, उल्टे पैर लौट गया 180 डिग्री पर। ये 20,000:1 को अंडरलाइन करो, हो सकता है मैंने गलत लिखवाया हो। अभी कंफ्यूज कर दूं? 8,000:1, 12,000:1, 20,000:1। एक बार जाके फिजिक्स के एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है। 8,000:1, 12,000:1, 20,000:1। तो आप लोग ये कंफर्म करोगे आपके एनसीईआरटी से, ठीक है, ठीक है, देख लेना, जिसमें देखना उसमें देख लेना। अभी क्या देखना है, मेरे को तो पता ही है, मेरे को बताना नहीं है ना, मुझे बताना नहीं। चलो ठीक है, डन। तो बेटा इन तीनों चीजों से देखो, अब इन्होंने सोचा क्या, क्या सोचा, इन्होंने इस चीज से ऑब्जर्व किया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज था अल्फा पार्टिकल खुद, और पॉजिटिव चार्ज अगर रिपेल हो रहा है, तो ये कब रिपेल हो सकता है? जबकि दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब इनको लगा कि यहाँ पर डेफिनेटली कहीं ना एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक नहीं मतलब पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पर कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये पहले तो रिपेल हुए और फिर क्या हुआ, एक तो एग्जैक्टली जो सामने से जा रहा था वो रिपेल होके ही आ गया 180 डिग्री पर। तो देखो अभी इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन देखो, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, बोल सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेज आर गोन स्ट्रेट। तो इन्होंने सीधा बोला मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, खाली पड़ा है। देखो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला था अपन ने, सम ऑफ द रेज आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, उससे क्या कंक्लूजन निकाला इन्होंने, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ना कहीं एक जगह पर है। तो लिखो पॉजिटिव चार्ज इज गैदर्ड एट वन प्लेस, पॉजिटिव चार्ज इज गैदर्ड एट वन प्लेस। ये बिखरा हुआ नहीं था, थॉमसन मॉडल ने जैसे बताया बिखरा हुआ है, वैसे बिखरा हुआ नहीं था, ठीक है, किसी एक जगह पर रखा हुआ था। तीसरी बात, एक 180 डिग्री पर वापस आ गया था, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, सेंटर पे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहां है, सेंटर पे। ये चीज कैसे वो किया, क्योंकि देखो बेटा 20,000, अगर मैं 20,000:1 बोल रहा हूँ, तो आप ये समझो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20,000 था, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आया होगा, 10,000 आया ना, 10,000, अरे इधर देख लो 10,000 आया होगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी गणित समझाओ प्रॉपर, जो उन्होंने गणित लगाई थी,
एटम का अप्रोक्सीमेट रेडियस क्या होता है? 10⁻⁻10 ऑर्डर एटम का रेडियस, ठीक है। एंड न्यूक्लियस का क्या होता है? -15 ऑर्डर। ये भी एक्चुअली में रदरफोर्ड ने कैलकुलेट करके बताया, 10⁻15 ऑर्डर, ठीक है। अब ये कैसे निकाले, ये अगले टॉपिक में मैं क्लियर करूंगा। अभी लगभग ये कितने टाइम बढ़ा है? 10,000 गुना आया ना, 10⁵ 10,000 गुना। यहाँ से कितने पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल रिलीज किए? 10,000। ऊपर भी 10,000। दो एटम के बीच का डिफरेंस कितना आया? यानी इसका रेडियस में कितने का डिफरेंस है? 10,000 टाइम्स का डिफरेंस है। समझ आया? तो सही है, 20,000 रेशो है। क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है, तो ये 10,000 गुना यहाँ से इन्होंने कैलकुलेट किया। मतलब इधर थ्रो करवाया जो, हाँ वो इसी स्पीड से मूव करवाया इन्होंने, तभी इस चीज का कंक्लूजन मिला इनको, ठीक है। देखो न्यूक्लियस का मतलब जो न्यूक्लियस, अब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, न्यूक्लियस का रेडियस कितना था? 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का। मतलब ये एटम देखो 10,000 पार्ट अगर मान लो, उसका रेडियस और इसका रेडियस, अगर मैं एटम के रेडियस को इससे कंपेयर करूं तो 10,000 गुना छोटा है न्यूक्लियस, आया ना? 10,000 गुना छोटा है एटम से रेडियस। दूसरी बात, अब आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, यार एटम था तो इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड क्यों नहीं कर गया ये? था तो सही इलेक्ट्रॉन, क्यों? ये तो पूरे पार्टिकल से मूव कर रहा है ना। जरा याद करो इलेक्ट्रॉन का मास क्या था? 9⁹ 9 सॉरी 9.91 इंटू 10⁻⁻31 kg। बेसिक बात करूँ, -31 kg। प्रोटॉन का मास -27 kg। कितने टाइम्स का डिफरेंस है? 10,000 गुना का। यानी कि एक ट्रक आगे से आ रहा था, एक मक्खी सामने गलती से आ गई, क्या होगा? मक्खी ट्रक को पलटा देगी, पलटा देगी, पता भी नहीं चलेगा ट्रक को। समझ गए? वैसे तो एक्चुअली में आएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत फास्ट मूव करते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट मूव करते हैं। बट इनकेस आ भी गया तो अपने साथ लेके चला जाएगा वो, फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। तो 10⁵ कितना होता है? हाँ, 1,00,000 गुना यार, सॉरी, 1,00,000 गुना। हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। देखो अब अगर मैं तुम्हें अभी इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ना, तब तुम इसको भी क्लियर कर जाओगे। एग्जैक्टली वैल्यू बताऊँ इन्होंने क्या निकाली थी? एग्जैक्टली वैल्यू थी 3 × 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू इनकी ये है, बट उसको फिर उन्होंने फर्मी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 30 × 10⁻⁻15 कर दिया था, ठीक है। इसलिए बोल दिया जाता 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर, बट रियल में 3 × 10⁻⁻14 मीटर आया था कैलकुलेट करके। ये मैं निकाल के दिखाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा खुद। डन? क्लियर? बोलो इनका मॉडल अच्छे से क्लियर हुआ? कोई तकलीफ? आगे बढ़े इसमें? चलो ये कहानी हटा दूं, ये नहीं लिखना अभी, हाँ वो लिखना है सिर्फ, ये भी लिखवाऊंगा। हाँ ये जरूर ध्यान रखना, ये जो रिलेशन निकाला है ध्यान रखना, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। हम्म इस पे न्यूमेरिकल आता है। तो आप प्रोपोर्शनल ध्यान रखना ज़्यादा बेटर है, और अगर याद रख लो तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। kz/sin⁴ sin⁡θ/2। डन? ठीक है हर्षिता। यार तुम गंजे हो रहे हो यार। हैं? क्या चक्कर है? अच्छा, हाँ हाँ, मेरे मुंह से क्या होता है? कुछ नहीं होता उससे। क्या? हाँ हाँ, होता है, बिल्कुल है, मेरे भी है। एक्चुअली में क्या होता है, ये बचपन में जब आप सोते हो ना, बचपन में सोते हो तो आपके सिर के पोजीशन के बेसिस पे डिपेंड करता है वो कैसे बन जाते हैं शेप्स। लोग बताते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, उस सोने की वजह से आपसे होता है वो हरकत। कैसे सुलाया आपको बचपन में?
लिखो एक टॉपिक, एस्टिमेटेड साइज ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने एक एस्टिमेशन किया था, मतलब न्यूक्लियस नहीं, बोल देता हूँ मैं न्यूक्लियस वर्ड, लेकिन इन्होंने न्यूक्लियस नहीं बोला था, ठीक है। तो इन्होंने एस्टिमेटेड साइज ऑफ न्यूक्लियस, टॉपिक ये डालो, एस्टिमेटेड साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन्होंने एक एस्टिमेशन लगाया कि पॉजिटिव चार्ज जहां पर रखा है वो कितने साइज में रखा हुआ है, ठीक है। चलो निकालते हैं। यहां से गए थे अल्फा पार्टिकल, अब मैं सिर्फ इतना सा बना रहा हूँ, कितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर निकले थे, 7.7 मेगा, मिली नहीं था, मिलियन बोल दो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचे तो क्या कोलाइड कर रहे थे। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इस अल्फा पार्टिकल का इस पॉजिटिव चार्ज से कोलिजन था, यस और नो। यस के साथ कितने लोग, यस के साथ एक भी नहीं है। अब देखो प्रॉपर फिजिक्स पूछूंगा आप लोगों से। हाँ, मैंने पूछा यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल गया दैट इज 4He2, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया, ये इस पार्टिकल से कोलिजन कर रहे थे, यस और नो। दोनों में डिफरेंस है, कोलाइड और कोलिजन, मैं कोलिजन पूछ रहा हूँ। हाँ तो बताओ क्या करते हैं, कॉलिजन नहीं होता। तो मेरा क्वेश्चन है कॉलिजन होता है कितने साथ कितने लोग, ऑनलाइन वाले भी प्लीज सपोर्ट करें। कॉलिजन होता है के साथ कितने लोग, यस के साथ कितने लोग। मैं पूछ रहा हूँ कॉलिजन होता है यस या नो। आराम से सोच लो पहले तुम लोग, फिर बात कर, मुझसे बहस बिल्कुल नहीं करनी, खुद सोचो, अपने दिमाग पे जोड़ दो, फिर मैं यस और नो में वोटिंग करवाऊंगा। नहीं ये मैं बाद में बताऊंगा ना, पहले क्यों बताऊंगा। चलो ऑप्शन ए, यस के साथ कितने लोग, कॉलिजन, मैंने पूछा कॉलिजन हुआ हाँ या ना, हाँ के साथ कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। ऑनलाइन में कोई नहीं है, 6, ठीक है, ठीक है मान लिया, जो कहीं नहीं होगा उसकी तो बैंड बजाऊंगा मैं आज। नहीं के साथ कितने लोग हैं, आयुष तुम दोनों जगह, बादल, यस सर। हाँ बेटा कहीं भी नहीं हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब कोलिजन कोलाइड। नहीं समझ आ रहा। चलो तो ये किसी भी साइड ऑप्शन टिक नहीं करना चाहता, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना चाहता, दैट अ गुड डिसीजन, ठीक है। इट्स वेरी गुड टू बी अ जीरो, एट जीरो एज कंपेयर टू -1, ठीक है। चलो बच्चों, कॉलिजन का सिंपल सा मतलब आपने बिल्कुल सही बोला था, कॉलिजन का बिल्कुल सीधा सा मतलब है जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करें या ना करें, बट एक दूसरे का मोमेंटम तो अफेक्ट कर दें। अगर मोमेंटम अफेक्ट हो गया दैट इज नोन एज कोलिजन। कोलाइड का मतलब तो सीधा होता टक्कर करना, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड नहीं करेंगे, टक्कर नहीं कर सकते बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसको रिपेल जरूर कर देगा, यानी इसका मोमेंटम तो चेंज हो गया, आया ना, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम चेंज कर दिया, दैट इज नोन एज कोलिजन। तो यस देयर इज अ कोलिजन, बट कोलाइड नहीं हुआ, ठीक है। हाँ हाँ +4, चलो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे भी जाते थे इस टाइप के, मतलब ऑप्शंस दिए जाते थे 4 ऑप्शन में, कोलिजन बट नॉट कोलाइड, कोलाइड बस नॉट कोलिजन। हाँ इसमें सब ज्यादा फंसते हैं। हाँ ये अभी एक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने इसलिए आसान लग रहा है, इसमें फंसा देते हैं बहुत बुरा वाला। हाँ अब एसेंशियल रीजन तो कहाँ आता है, केमिस्ट्री में शायद आता है, फिजिक्स में कहाँ आता है, केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री में पहले आते थे वो, देख लूँ, देख लेंगे, देख लेना। वैसे तो इन्होंने अपने उसमें तो नहीं दे रखा है, ऐसे पैटर्न में तो नहीं दे रखा है कि एसेंशियल रीजन हम पूछेंगे। पहले तो फिक्स था इनका कि पहले 10 क्वेश्चन पूछते ही पूछते थे,
हाँ हाँ, तो ये ऐसे ऐसे, हाँ तो ऐसे दे दिया होगा रैंडमली, बाकी वैसे होता नहीं। चलो हो गया, तुम लोग का क्या हुआ, क्या हो गया सर? बेटा अगर बीच में पढ़ते वक्त, अगर तुम लोगों ने पढ़ते वक्त बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो बेटा हो सकता है मैं कोलाइड करूं ना करूं, कॉलिजन जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलो इधर देखते हैं। तो बेटा अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से चले, तो मान लिया बच्चों यहाँ तक वो पहुंच गया, एस्टिमेटेड है, ध्यान रखना एग्जैक्टली नहीं है, यहाँ तक वो पार्टिकल पहुंच गया अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंच गया अल्फा पार्टिकल, लेकिन इसके बाद वो रिटर्न चला गया, ठीक है, इसके बाद वो रिटर्न चला गया। तो जो रदरफोर्ड ने माना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, रदरफोर्ड ने माना कि यहाँ से ये पार्टिकल वापस गया, मतलब ये कोलाइड करके गया होगा, उन्होंने ये मान लिया था, ठीक है, बट रियल में कोलाइड नहीं किया था, कोलिजन था। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही टकराया होगा, इसके काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। यहाँ पर कितनी थी, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सारी काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ ने चिपका दी, कहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। और हम लोग अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं, नहीं सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ कि ना, सबको मालूम है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, फाइनल जीरो, इनिशियल, मैं फिलहाल काइनेटिक एनर्जी ही लिख रहा हूँ, बाद में इसको चेक कर देंगे चेंज, इनिशियल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज बच्चों, फाइनल कितना है, फाइनल पहले तो कितना लिया, के Q1 मान लिया इसका चार्ज, Q2 मान लिया इसका चार्ज, अपॉन इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, जो एस्टिमेटेड रेडियस मैंने माना, दैट इज आर नॉट वर्ड यूज किया हम लोगों ने, हाँ वही निकालना है, तो अपॉन आर नॉट स्क्वायर, तो ठीक है, ठीक है, ये इनिशियल है फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल के Q1 Q2 अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्यों इनफाइनाइट लिया, इसकी रेंज से बाहर है, इनफाइनाइट। दूसरी बात, ये फॉर्मूला सही लिखा था क्या मैंने, किसी ने बोला नहीं मुझे, इंटरप्ट नहीं किया, क्या ये सही है, सम ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कितना होता है, जीरो, ये नहीं आता फॉर्मूला, नालायकी कर जाते हो। अच्छा ये बताओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होती है, एक सेकंड, आता है ना, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ सर कहाँ एप्लीकेबल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहाँ होता है एप्लीकेबल, हाँ जहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता हो, वेरी गुड, और कहाँ लगता है, हाँ हाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हो वहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, दोनों नालायकों गधों, लिखवाया था मैंने जहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स गलती से भी ना हो वहां लगता है, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, यही बच गया था अब। बच्चों देखो फिर से ध्यान से सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह एप्लीकेबल था, बट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ओनली एप्लीकेबल वेयर देयर इज नो एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं था, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम चिपका लूंगा मैं, आंसर उससे भी आ जाएगा, ठीक है, आपत्ति है इसमें कोई, ध्यान रहेगा, छोटी सी बात स्केल इसलिए मारा, कम से कम याद रखना, तो एग्जाम में ये चिपका क्या ना, फिर लेके आना AIR मोबाइल नंबर, ठीक है, नल है, अतः तुम तो रिमांड पे लेना पड़ेगा, नहीं नहीं भूल भी सकते, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, अगर मैं इसको उधर की तरफ रख, अच्छा चलो मैं इधर ही कर देता हूँ ना, प्लस और इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस टर्म को उधर भेजना काइनेटिक एनर्जी को, तो क्या बचा, के
Q1 Q2 अपॉन आर नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सारी वैल्यूज रख दें। अच्छा ये बताओ इसमें सारे पॉइंट क्लियर है ना आप लोगों को? ये जीरो क्यों आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई थी इसकी, अभी रिटर्न चलना शुरू हो गया होगा। ये वाला हमें इनिशियल पता ही था। ये वाला हम लोगों ने लगाया कि अगर इस पॉइंट पर ये पहुंच गया फाइनली तो के Q1 Q2 बाई आर नॉट, ये हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल में, है ना। और ये इनफाइनाइट इसलिए रखा क्योंकि ये डिस्टेंस इसके फील्ड रेंज से बाहर है। फील्ड रेंज से बाहर पॉइंट को अपन क्या मानते थे? इनफाइनाइट मानते थे, ठीक है ना। और ऐसे भी ना देखो तो इसके कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों। ये कहाँ 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का आर नॉट, और ये कहाँ मीटर्स में, कितना डिफरेंस है, ठीक है। अब ये वैल्यूज रख के आर नॉट निकालते हैं। के की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 9.9। अच्छा चलो मुझे याद नहीं है ना, 10⁻⁻9। अच्छा कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो यार। पॉजिटिव चार्ज हीलियम पार्टिकल, हीलियम का कितने होते हैं? मतलब हीलियम का न्यूक्लियस ही तो है अल्फा पार्टिकल, कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं? 2 टाइम्स ऑफ ई बोल सकता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ ई इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। ई की वैल्यू बाद में रखूंगा। दूसरा पार्टिकल किसका है? गोल्ड का। हाँ तो Z इंटू ई। अब गोल्ड का सबको एटॉमिक नंबर तो याद ही होगा एज यूजुअल। कितना होता है निकालो। ये तो रूल्स पढ़े हैं तुम लोगों ने। अच्छा ये तो पता है जिंक वाली लाइन में आता है। वेरी गुड वेरी गुड, अरे बिल्कुल परफेक्ट है। एग्जैक्टली तुक्का कैसे मारा ये? 78-79 चलो बिल्कुल सही 79। और यहाँ पर ई का स्क्वायर हो जाएगा, एक ही यहाँ से आया एक ही यहाँ से आया, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। बादल समझ आया कॉलिजन और कोलाइड तुम्हें? यस सर। अच्छा और बच्चों यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डिवाइड में लेकर आ गए, कितना था? 7.7 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वही वही वही। हम्म हाँ तो मतलब मैं यहाँ पर लिख दूँ कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो फिर किस में कन्वर्ट होता है? कूलम में तो करते हैं कन्वर्ट फिर। चलो कुछ नहीं है, इसको चार्ज के उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यूनिट कन्वर्ट होती है जूल में। तुम लोगों को कितना टाइम पास करो, मैं छोड़ जाने दो। आर नॉट सॉल्व करना आता है सबको? मेरे हिसाब से आता है। चलो आप लोगों ने मुझे बताया कि सर एक तो ये गुजर गया, और 79 से तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं 10 टाइम्स अप्रॉक्स काट देता हूँ, ठीक है। और ये 10 की पावर 10, ये 10 की पावर -9 बचेगा। ये हट गया सर। देखो 4 क्यों बचेगा? देखो ये बचे 10 और ये 10, -9 प्लस 6, मतलब -9 -6 कितना हो गया? -15। तो ये बचा 10 की पावर तो माइनस, हाँ तो बेटा 19 प्लस 10 कितना बचेगा? -9 ना। 10 की पावर 10 नहीं हो गया? अब न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 2 जा 18। यार इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू थी ना वो ये नहीं आ रही थी। एग्जैक्ट वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं एग्जैक्ट लिख दूँ वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻15 है। एग्जैक्ट जो वैल्यू निकाली थी ना उन्होंने, ये मीटर में आई थी एस्टिमेटेड, ठीक है। एक मिनट यार, या तो यही आई थी क्या, मैं भी भूल रहा हूँ। हाँ 1.6 भी तो है, हाँ ये भी तो छोड़ दिया था 1.6 अपन ने। 18 इंटू 1.6, हाँ तो ऑलमोस्ट इसके आसपास आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। बट इन्होंने इसको क्या किया, 3 को 30 में कन्वर्ट करके क्या बोला, 10⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया इन्होंने?
क्योंकि इन्होंने, आप जानते हैं 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी मीटर बोलते हैं, तो इन्होंने बोला न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली 30 इंटू 30 फर्मी मीटर इसका है, ठीक है, फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का है। लेकिन ये तो गोल्ड के लिए निकाला ना, इन्होंने तो सबके लिए निकाला था, तो सबके लिए ऑलमोस्ट ये बोला कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो लगभग n, एक वर्ड यूज कर लेता हूँ, मतलब ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। ये बात समझ में आई पहली चीज। अब अगर बीच में से 10,000 पार्टिकल्स क्रॉस हुए, देखो 15 मीटर ऑर्डर बोला मैंने फिर, लेकिन है एक्चुअली में क्या 14, दिख रहा है आपको। 10,000 पार्टिकल्स अगर बीच में से क्रॉस कर गए न्यूक्लियस से पहले और 10,000 बाद में, तो एटम का रेडियस कितना हो सकता है? देखो जस्ट उसका 10 मतलब वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 10,000 टाइम्स, मतलब ये बोल सकते हो। इसलिए इन्होंने यहीं से एस्टिमेशन किया कि एटम का जो रेडियस होता है वो लगभग 10⁻10 मीटर ऑर्डर। ये दोनों चीज यहीं से क्लियर हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने इसके दो अचीवमेंट इनके बहुत गजब के थे। पहला अचीवमेंट न्यूक्लियस का रेडियस निकाल दिया, दूसरा अचीवमेंट एटम का भी रेडियस बता दिया। और ये पता फेल कहाँ कर गए, एक छोटी सी प्रॉब्लम में फेल कर गए। तो छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाया तब इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बाहर घूमता है कहीं भी। इन्होंने यही बोल दिया कहीं भी, एक वर्ड जोड़ दिया था कहीं भी, एनीवेयर। ये इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर फेल कर गया। एक्चुअली में एनीवेयर वाली बात जो थी ना, ये पॉइंट था जिससे वजह से फेल हुआ था। इन्होंने बोला एटम कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये इन्होंने स्ट्रक्चर, इन्होंने जो लिख के दिया था, मैं पहले इनकी बात तो बता दूं, इन्होंने एनीवेयर बोला था कि एनीवेयर रिवॉल्व कर सकता है। फिर मैक्सवेल आए थे जिन्होंने फेल करा था, ठीक है। तो इनका तो ये कहना था कि भाई एनीवेयर इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है। आई बात समझ में? ये इनका स्टेटमेंट था। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन तो वहां पर पहले जे थॉमसन ने बता दिया था ना, इलेक्ट्रॉन तो होता है एटम में, तो ये इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ, तो भाई पॉजिटिव चार्ज के अराउंड घूम रहा है। इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व कैसे किया, जैसे अर्थ सन के अबाउट घूम रही है, इन्होंने इस चीज को ऐसे मान लिया। बट इन्होंने ये चीज नहीं सोची कि वो कहीं पे एक फिक्स ऑर्बिट पे घूमेगा। एक फिक्स ऑर्बिट की बात कही थी रदरफोर्ड ने, ठीक है, तो सॉरी बोहर ने, नील्स बोहर ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने यहाँ पर कमी कर दी थी। फिर मैक्सवेल की कहानी बता देता हूँ छोटा सा, आप लोग समझ लो। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन या तो इसके अंदर गिर जाए आके, और अगर इसके अंदर नहीं गिरता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो करे, रिलीज करे। ये दोनों ही नहीं कर रहा, मतलब आपका मॉडल फेल है, बात खत्म। ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, सिंपल सी कहानी। प्लम पुडिंग एक्चुअली में तो देखो, मैं सही बताऊँ ना, तो इसमें कन्फ्यूजन मुझे भी है, और कई बार मैंने कई कई जगह चेक किया। जैसे कि आपको मैं कई जगह बताऊँ, ये मैं आज की ही बात बता रहा हूँ। मैंने आज पढ़ा कि रदरफोर्ड के जो गुरुजी थे वो थॉमसन थे, हाँ, ये उनका स्टूडेंट था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड एक्चुअली में थॉमसन के स्टूडेंट थे, तो इस हिसाब से थॉमसन मॉडल फिर पहले आया होगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल बताया था, मुझे अच्छे से पता है, हाँ, कि मैंने बोला था कि एक्चुअली में इन्हीं के मॉडल का जो फेलियर हुआ तो थॉमसन मॉडल बन गया। एक्चुअली मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, बिलीव करता हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अब इसमें डेट्स को लेकर, फैक्ट को लेकर थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी फैक्ट एक्चुअली में डेट की वजह से मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ, टाइमिंग कौन सी पहले थी एग्जैक्टली। दोनों का पेटेंट, नोबेल प्राइज भी दोनों को मिला हुआ है। नहीं, शायद रदरफोर्ड को नहीं मिला था, रदरफोर्ड को नहीं मिला था, बोहर को तो मिला है, क्योंकि उनका मॉडल हमेशा के लिए सही, परमानेंट सही दिया। इनको इसलिए नहीं दिया गया उस टाइम, तो क्योंकि मैक्सवेल ने तुरंत फेल कर दिया था। दोस्त बनते दुश्मन भी बनता है ना, तो इनके मॉडल को फेल घोषित कर दिया था। सबकी सही है, जितने भी आप पढ़ रहे हो ना, इसमें सबने कुछ ना कुछ नहीं दिया है अपना कंट्रीब्यूशन। पहला कंट्रीब्यूशन देखो, इन्होंने सबसे पहली चीज़ कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, ये इन्होंने क्लियर कर दिया। इनके एक्सपेरिमेंट से ही हमें आज तक पता चला, और ये बात बिल्कुल सही थी। फिर इन्होंने एटम के साइज और न्यूक्लियस के साइज का कंक्लूजन बताया, वो भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा वेरिएशन है, जब हमने एक्सरे से अब देखा है थोड़ा सा वेरिएशन है, तो इनकी कैलकुलेशन ये भी सही थी। और ये एक्चुअली में देखो, रियल में ना न्यूक्लियस का रेडियस नहीं निकाला इन्होंने उस टाइम पे, ठीक है।
न्यूक्लियस का रेडियस एक्चुअली में इससे थोड़ा सा कम होता है, 6 टाइम्स कम होता है, ऐसा कुछ कम होता है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी लगभग करेक्ट थे यहाँ पर भी। तो ये दो चीज़ इनकेस से निकला। फिर बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल है, उसको कोई फेल नहीं कर सकता। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मॉडल उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या लेना है। फिर उसके आगे बात करूँ एक एक करके, रदर ये बस ये डी ब्रोगली पागल लगता है, बाकी तो फिर खूब सारी थ्योरीज आती है, जो आप लोग पढ़ते हो सब थ्योरीज में कुछ ना कुछ गजब की चीज़ एक्सप्लेन की है। हम्म, तो डाल्टन की कोई थ्योरी है ही नहीं। डाल्टन ने तो एक नाम दे दिया, बस उसका नाम इसलिए पढ़ते कि उसने एटम वर्ड बोल दिया, बात खत्म। हाँ, आप अपनी तरफ से बोल सकते थे। डाल्टन की थ्योरी पूरी शुरू से फेल है। उसने बोला एटम विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटोमिया वर्ड से तो बना था एटम। उन्होंने ये बोला किसी भी एलिमेंट को पीस के आटा बना दो, सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल जो निकलेगा दैट इज नोन एज एटम, एटम विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, बात खत्म। वहाँ से उन्होंने इसको चीज़ को शुरू किया। हमारे यहाँ सिर्फ परमाणु क्यों, बहुत कुछ बताया गया, अभी बताऊंगा थ्योरी। परमाणु, परम अणु बोलते हैं उसे, महर्षि कनन। ऐसे एक दो थ्योरी क्या, श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक लिखा है, सोचो 5000 साल पहले की किताब है। ये बताओ वर्ल्ड मैप कैसे बनाया गया होगा, वर्ल्ड का मैप, पूरे वर्ल्ड का मैप जो बनाया गया होगा। हाँ तो फिर ठीक है, कितने टाइम, मतलब ये मान लो अगर ये बनाया भी गया होगा तो कब बनाया गया होगा वर्ल्ड मैप। बहुत ज़्यादा मान लो 3000 साल पहले मान सकते हो, वैसे तो तब भी नहीं था, नहीं था उससे पहले 3000 साल पहले भी असंभव था। जिनको मैथ्स नहीं आती थी वो यूज़ करेंगे, मैथ्स तो हमसे सीखे इन्होंने 3000 साल पहले। एक्चुअली हमारे यहाँ पर आर्यभट्ट ने उस टाइम फॉर रिलेशंस मैथ्स के डेवलप किए थे। आप ये मान के चलो कि वास्को डी गामा के टाइम के आसपास टेन्योर में मान सकते हो कि वर्ल्ड मैप का ओरिजिन हो गया होगा, लेकिन दैट इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता में 5000 साल पहले वर्णन किया गया वर्ल्ड मैप का, और एग्जैक्ट वर्णन है। संजय से जब पूछा था ना धृतराष्ट्र ने कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है, तो उन्होंने बताया था इसमें एक भाग में 2 पीपल के पत्तों जैसी संरचना है। अब ये 2 पीपल के पत्ते आप देख सकते हो, अमेरिका की बात की गई है, 2 पीपल के पत्ते, और एक भाग में घास खाते हुए खरगोश जैसी संरचना है, दैट इज एशिया टू अफ्रीका, एक भाग में। हाँ, इसके बेसिस पर मैप भी बनाए गए थे, उस टाइम के एक महर्षि ने मैप बनाए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने बस एक छोटा सा चेंज किया था, साउथ पोल को ऊपर रखा था, नॉर्थ पोल को नीचे रखा था। ठीक है, तो हाँ उल्टा मैप बनाया गया था, और वो मैप आज के मैप से बिल्कुल रिजेंबल खाता है। तो फिर मैं इसका एग्जैक्ट श्लोक नंबर आप नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कौन सा श्लोक है प्रॉपर बताऊंगा, श्लोक भी बताऊंगा। मेन मैं इसमें प्रॉपर आपको श्लोक का नाम, अध्याय का नाम सब बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैंने वैसे तो मेरे को ध्यान है, बट मैं गलत बताने से बेटर है कि मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा। सर हम्म, सर मैंने यार एक नई थ्योरी देखी थी, क्या है उसमें देखा था, मतलब इंडिया मतलब पहले इंडिया में नहीं था, अफ्रीका से अलग हुआ हुआ भाग है। हाँ, हाँ मतलब एक देखा। पूरे वर्ल्ड के मैप को अगर आप ध्यान से देखो तो वर्ल्ड का मैप जितना भी है ना सारा कॉन्साइज होकर एक छोटा सा वो सर्कल बनाता है। पूरे वर्ल्ड का मैप सब एक दूसरे के टूटे हुए भाग है। अफ्रीका से टूट के अमेरिका अलग हुआ है, इंडिया अफ्रीका से अलग हुआ है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के नीचे अंडमान निकोबार वाले भाग से अलग हुआ है। तो ये आप देखोगे सब एक रिजेंबल होकर पूरा अगर जोड़ा जाए तो एक सर्कल बनाएगा वो, जिसी को तो नाम अंगीरा लैंड वर्ड यूज किया गया था ज्योग्राफी में। ये पेंजी और पैंथालासा में टूट के अलग हुए थे, तो वहीं से अलग होकर धीरे धीरे बनते गए ये नहीं पता तुम लोगों को। पहले पूरा वर्ल्ड ना एक लैंड मास एक था, पूरा एक सर्कल में। ठीक है, फिर वो हाँ यहीं से टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी आती है कि वो अलग अलग टूट के अलग अलग होते गए, क्योंकि आप सबको जोड़ोगे, मैं अभी मैप दिखा भी दूंगा तुम लोगों को, सारे मैप जोड़कर एक ही जगह पर आ जाता है। चलो इस पर शुरू करो, बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी में जैसा लिखवाऊंगा वैसा ही लिखते रहना। लिखो बोहर थ्योरी। अच्छा कैसा, अंग्रेजी में चाहिए या जो समझ में आ जाए वो चाहिए थ्योरी? जो समझ में आ जाए वही चाहिए।
लिखवाऊं क्या मैक्सवेल ने क्या फेलियर किया और ये सब लिखना है? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता घूमता इसके अंदर या तो पड़ जाए या ये वेव रिलीज करे, है ना? ठीक, लिखो निल्स बोहर। सौरभ दो जगह ज्यादा पढ़ने की इच्छा है। वो बस्सी का वीडियो है ना कि मैं दो बुक रखता था, एक से पढ़ता दूसरे से रिवाइज करता है। तो वैसे ही एक से सौरभ हाथ के हाथ पढ़ रहा है, दूसरे आईडी से रिवाइज कर रहा है ना सौरभ? हाँ हाँ, इंटरव्यू की तैयारी पहले कर ली। चलो चलो, तो स्टार्ट करते हैं। निल्स बोहर। नहीं करना रिवीजन, हो गया इंटरव्यू क्लियर। चल, निल्स बोहर। तो निल्स बोहर ने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व मतलब बताई यहाँ पर। मैं मेरे हिसाब से बताऊं या लिखवाना है, बोलो वह कैसे करना है? मेरे हिसाब से बताऊं तो लिखो पहली लाइन, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ खुला सांड दैट कैन नॉट रिवॉल्व एनीवेयर। बिल्कुल इसी भाषा में लिखो ताकि वो याद हो जाए, कभी भूलो नहीं। इसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन को खुला सांड थोड़ी कहीं भी घूम लेगा यार, वो एक फिक्स स्टेशनरी एनर्जी लेवल पे घूमेगा। इन्होंने ऑर्बिट वर्ड भी यूज नहीं किया था, एनर्जी लेवल बोला था। इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ खुला सांड दैट कैन नॉट रिवॉल्व एनीवेयर, दैट कैन नॉट रिवॉल्व एनीवेयर, वो कहीं भी नहीं घूम सकता है। इन्होंने बोला था ना एनीवेयर, तो इन्होंने बताया कि नहीं, वो एनीवेयर नहीं घूम सकता। फिर कहाँ घूम सकता है वो बताऊंगा। खुला सांड दैट कैन नॉट रिवॉल्व एनीवेयर। अब क्या बोला था वो भी बताऊंगा। क्या दैट? अरे एनीवेयर, सो अच्छा अच्छा, ये बात सही बोल रहा है, इंग्लिश सही बोल रहा है, इंग्लिश करेक्ट कर रहा है। हाँ बेटा, तो मेरी इंग्लिश कमजोर है यार। हाँ नहीं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, दैट्स वेरी गुड। हाँ, तो दैट कैन रिवॉल्व एनीवेयर, सही बोला इसने। हाँ, मीनिंग सही निकाली है इसने, बिल्कुल सही बोला, मैंने माना ना, एक्सेप्ट किया, सही बोला। एक्चुअली में कैन नॉट अगर बोल देता ना मैं, तो इसका मतलब तो ये होता कि वो इस बात को समर्थन कर रहा है कि एनीवेयर घूम सकता है वो, ये सही बोल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ खुला सांड दैट कैन रिवॉल्व एनीवेयर। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को खुला सांड है जो कहीं भी घूम लेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा फिर, क्या बताया इन्होंने? ऑर्बिट नहीं बोला, फिक्स्ड एनर्जी स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स एनर्जी स्टेट, ये इनका पॉइंट था, स्टेटमेंट था। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन फिक्स एनर्जी स्टेट, और वो फिक्स एनर्जी स्टेट क्या थी? वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो इन्होंने पहला पॉइंट जो क्लियर किया, वो क्लियर किया एंगुलर मोमेंटम MVR याद है, इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, वेयर n इज द नंबर ऑफ, मतलब ये और शेल है, ये नंबर ऑफ शेल। ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और H प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई आपके दिमाग में होगा ही क्या होता है, M फॉर मास, V फॉर वेलोसिटी, R फॉर रेडियस। सेकेंड पॉइंट, अब ये दूसरी बात इन्होंने एक्सप्लेन की जो मैक्सवेल ने बोला था। क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकल जाए या अंदर गिर जाए। तो इन्होंने यही बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो ये जो फिक्स एनर्जी स्टेट है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड पॉइंट में लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर अपन इस बात को ऐसे बोल सकते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दोनों में से एक कोई बात बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू द सेंट्रीपिटल फोर्स, कन्वर्टेड तो सेंट्रीपिटल या इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल। याद है ना, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना? अच्छा, तो यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलूं या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलूं, क्या होता था? mv² अपॉन r,
इज इक्वल टू क्या क्या क्या, या के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बोल सकता हूँ, यही बात समझ में, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तीसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट चेंज करता है तो कब चेंज करेगा, एनर्जी लेकर, एक्साइटेड स्टेट में जाना तब करेगा जब एनर्जी लेगा, और जैसे ही 10⁻⁸ सेकंड हो गए एनर्जी रिलीज करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। और एक्चुअली में दुनिया में किसी भी चीज़ का कलर मुझे इसी वजह से दिखता है, ठीक है, इसी रीज़न की वजह से। अब इस चीज़ को मैं आप लोगों को याद करवाने के लिए बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, जो मैंने कई बार आप लोगों को शायद बताया भी होगा। घर से पैसे मिल जाएं, 100 रुपये मिले, क्या करोगे, आज तो मस्त मोमोज चाट के आएंगे, ठीक है, 100 रुपये लिए मोमोज खाए, लेकिन एक कंडीशन थी, 8 बजने से पहले पहले, पापा के आने से पहले पहले घर पे आना है, ठीक है ना। तो 10⁻⁸ सेकंड में उसको अपने ग्राउंड स्टेट पे आना है, आपको आपके घर आना है। अगले दिन 500 मिल गए, आज तो पिज्ज़ा ही खा के आएंगे, गए, लेकिन फिर अगेन 10⁻⁸ सेकंड में अपने ग्राउंड स्टेट में आना है, एनर्जी मिली, अब बाहर भागे और एनर्जी खर्च करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ गए, ठीक है। अगले दिन मिले 10,000, 10,000 मिले, और 10,000 में आप लोगों ने क्या किया, चले गए मस्त घूमने एक्वा मैजिका, नहीं एक्वा मैजिका महाराष्ट्र में पड़ता है, कोई बढ़िया जगह यहाँ पर आसपास, किसी मस्त पूल वूल में गए, वाटर पार्क में गए, ट्रैम्पोलिन पार्क में चले गए, है ना, बढ़िया, ऊनो में चले गए, ऊनो मुझे पता नहीं क्या है, अच्छा मुझे नहीं पता, फन किंगडम चले गए, आपने कुल मिला के दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी की, पैसे 10,000 रुपये खर्च किए, लेकिन अगेन 8 बजे से पहले घर आ गए। अगले दिन आपके हाथ गलती से 1.5 करोड़ रुपए लग गए, चल दिए यूएसए, चल दिए यूएसए घूमने, और अब कोई कंडीशन नहीं है कि मुझे घर वापस आना है 8 बजे, दैट इज हम कहाँ चले गए, इनफाइनाइट पे, अब मेरे को वापस घर नहीं आना, अब वो पैसे लेके मैं रवाना हो गया, यही बोहर ने भी बताया। तो बच्चों मैं इसको डायरेक्टली आपको जो कंक्लूजन था मैं उस पर लेकर आता हूँ। कंक्लूजन था, जो एनर्जी आप इसे दोगे, जो भी एनर्जी आप इसे दोगे, या दो एनर्जी स्टेट्स के बीच का जो डिफरेंस है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो लोअर एनर्जी लेवल है वो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब फर्स्ट की ज़्यादा एनर्जी होगी या सेकंड की ज़्यादा एनर्जी होती है, फर्स्ट की ज़्यादा होती है, एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, फर्स्ट की या लो, हाँ टॉप वाले की, मैं एनर्जी पूछ रहा हूँ, फर्स्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है सेकंड की, टोटल एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी ज़्यादा होगी सेकंड में, हाँ यही लिख के आ जाना, एग्जाम पिट जाना। -13.6 होता है, भूल गए, नेगेटिव में होती है वो एनर्जी, मतलब फर्स्ट में कम होती है, सेकंड में ज्यादा होगी, थर्ड में और ज्यादा होगी, तभी तो बेटा नेगेटिव में एनर्जी थी, उसको आपने जैसे एनर्जी बढ़ा दी टॉप लेवल पे चला गया, फिर कम हो गया। तो मैं E2 और E1 की जगह ना बेटर क्या लिख दूं इस चीज को, E हायर माइनस E लोअर, ये ठीक रहेगा, E हायर माइनस E लोअर दैट इज एच न्यू, और वी कैन राइट इट एज hc/λ, ठीक है। ये 3 पॉइंट थे, इन 3 पॉइंट से अब इन्होंने क्या क्या करामात किए वो भी दिखा देता हूँ आपको, इन 3 पॉइंटों से बहुत करामात किए गए। हाँ एनर्जी वाला वही लिख लेना अपने हिसाब से, मेन तो मुझे ये बताना था। हाँ ये बताऊंगा जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताऊंगा, हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तब बताऊंगा, तुम लोगों को तो बता चुका हूँ, तुम लोग के था भी तो सही, सिलेबस में था। चले आगे, बोलो ये तीनों क्लियर हो गए पॉइंट, क्या क्या थे, इलेक्ट्रॉन MVR इज इक्वल टू NH/2 मुझे ये तीनों आपको रटे हुए चाहिए टिप्स पे, MVR इज इक्वल टू NH/2 MV² इज इक्वल टू KZ²/R², और तीसरा E हायर माइनस E लोअर इक्वल टू एच न्यू, और अगर ये नहीं भी रहे तो भी ठीक है, कम से कम ये दो तो रहे, ठीक है। तो चलो पहला टॉपिक लिखो, कैलकुलेशन ऑफ बोहर रेडियस। हाँ
एक्चुअली में जैसे ही वो मतलब आप कहना चाहते हो कि NH/2 ना हो MBR, क्या कह रहे हो समझाने? तो नहीं जाएगा उसको तुरंत, वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, वो एनर्जी तब तक एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब तक उसको उसके हायर लेवल तक जाने की ना मिल जाए। मतलब आपको पिज्ज़ा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पास 99 रुपये ना हो। पापा ने आज 98 दे दिए, कोई मतलब नहीं जा रहा, पिज्ज़ा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, नहीं 100 पे प्रॉब्लम नहीं है, 100 वो ले लेगा, 100 नहीं लेगा, वो लेगा 99, 1 रुपये रख लो पापा नीचे। हाँ, बाकी को लेगा नहीं, तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा, वो सिर्फ 99 एक्सेप्ट करेगा, तब तक 99 एक्सेप्ट करेगा जब तक हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी ना मिल जाए। या तो पिज़्ज़ा बेस प्राइस मिल जाए, जो कौन से वाले होते हैं वो मिनी पिज़्ज़ा मैनिया 99 वाला मिल जाए तो 99 रुपये ले लोगे, या फिर फार्म हाउस के प्राइस मिल जाए, फार्म हाउस पिज़्ज़ा उसके प्राइस मिल जाए, तब तक आप फाइट करते रहोगे और दे दो थोड़ा सा, फार्म हाउस पिज़्ज़ा खाएंगे। कैसे एग्जैक्ट तो लेगा ही नहीं, 99 ही लेगा, मान लो कि 400 में फार्म हाउस पिज़्ज़ा आ रहा है, 399 दे दिए, 300 वापस कर देगा, नहीं चाहिए 99 ही चाहिए। हाँ 99 ही लेगा, 300 नहीं लेगा, उसको मतलब ही नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली 400 मिल जाए तो रख लेगा, अरे वाह आज तो फार्म हाउस खाएंगे। ठीक है, अरे हर जगह देना जरूरी नहीं होता। ठीक है, चलो आगे चलो, डन। तो अपन रेडियस कैलकुलेट करते हैं। देखो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्होंने क्या किया, पहला फॉर्मूला उठाया और यहाँ से वेलोसिटी निकाली। क्या आएगी वेलोसिटी बच्चों? NH/2πmr, यस और नो? NH/2πmr आई, इसको उठाकर दूसरे इक्वेशन में रख दिया। अच्छा यहाँ पर देखो ध्यान से, एक आर से एक आर गुजर गया, तो वेलोसिटी क्या बची? अरे यार इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा, चलो देखते हैं। m, और बच्चों v की जगह पर ये रख दिया NH/2πmr का स्क्वायर इज इक्वल टू kZe²/r, यही था स्क्वायरिंग। तो m इंटू n²h² अपॉन 4π² m² r² लिख देते हैं इज इक्वल टू kZe²/r। फिर से एक आर से एक आर कट गया। ठीक है, इस आर को तो मैं इधर चिपका देता हूँ, बाकी सबको इधर ले आते हैं। अच्छा एक एम से एक एम भी गुजर गया। ठीक है, बाकी सबको इधर ले आते हैं। देखो मेरे पास क्या बचा, n²h² अपॉन kZe² 4π² m इज इक्वल टू r, यही बचा। आया ना? क्या वो नहीं आया समझ में? शिकन आगे वाईफाई बन गया सर पे, ये पता है वाईफाई ऐसे ऐसे बन जाता ना टेंशन में, वही वाईफाई बन गया था। चलो देखो अगर ध्यान दो तो इसमें n और z को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट क्वांटिटीज है ना? n और z को छोड़ दिया सब कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मैं r इज इक्वल टू लिख रहा हूँ h² अपॉन kE² 4π² m इंटू n² z इज इक्वल टू r। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ याद थी, बहुत पिटाई खाओगे। 0.529 इंटू 10⁻, फिर मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करो ना, मुझे याद ही नहीं है। वैल्यूज रखो सारे कांस्टेंट के, निकालो। हाँ बोर ने भी ऐसे ही निकाली है, बोहर ने भी ऐसे निकाली, आप भी निकालोगे, निकालो। अच्छा यहाँ पर मैं एक इक्वेशन 1 डाल के इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ, ये बताऊंगा मैंने। अच्छा ये 1 2 3 तो ये हो ही गया, तो इसको फोर्थ डाल देता ना, इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 2 3 ये हो गए, फोर्थ इक्वेशन ये बताऊंगा क्यों यूज किया। निकालो भाई वैल्यूज निकालो, सारी कांस्टेंट रखो, निकालो, मुझे नहीं पता। हाँ बालक, अब मुझे नहीं पता हो तो तुम निकालोगे। चलो मैं छोड़ देता हूँ, कल निकाल के लाना वैल्यूज। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता।
मैं दूसरा भी कैलकुलेट करवा देता हूँ, एक काम करता हूँ वेलोसिटी भी निकलवा देता हूँ, ये निकाल के लाना कल। हाँ ये निकाल के लाना कल। अभी इसमें सारी यूनिट मीटर पर सेकंड में आएगी, उसको कन्वर्ट कर लेना, और सारी मीटर में आएगी, मीटर पर सेकंड क्यों, तो मैंने आर दोनों तरफ क्यों इक्वल लिख दिया, इधर लिखा हुआ ना आर। ठीक है, तो बेटा एन स्क्वायर और जेड तो कांस्टेंट टर्म हो गई। ठीक है, ऐसे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी भी निकाल देता हूँ मैं हाथ के हाथ। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया तो फटाफट वेलोसिटी भी निकाल देता हूँ। एक काम करते हैं, ये इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन क्या इसे यही ले लेते हैं, ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, और उस वाली इक्वेशन में आर की वैल्यू इक्वेशन 4 से उठा के रख देते हैं, देखते हैं क्या बचता है। तो क्या हो गया, क्या हो गया, देखो चाहे तो इसमें आपकी इच्छा हो, जिसमें जो इक्वेशन पसंद आए। देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, वी का रूट करना पड़ जाएगा आपका, है ना, तो बेटर इस वाले में रख लो, आर की वैल्यू उठाकर इसमें रख दो जो इक्वेशन 4 से निकाली अपन ने। तो एम मतलब वी छोड़ देता हूँ, बाकी सब इधर आ जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम, और आर की वैल्यू बच्चों क्या आई थी क्वेश्चन 1 में, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जो भी था उसको ऊपर लिख रहा हूँ, 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम के, और जो z था ये लास्ट में यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखो एक n से एक n कट गया, एक h से एक h कट गया, m से m गुजर गया, एक पाई से एक पाई गुजर गया, 2 से ये गया 2 टाइम्स, जो जो बच गया मैं लिख देता हूँ, मेरे पास बच गया है 2 पाई ई स्क्वायर के डिवाइडेड बाय h, एन एच नहीं h इंटू जेड बाय एन। ठीक है, जेड बाय एन, और इसकी यूनिट आप लोग कोशिश करना, वैसे तो ये मीटर पर सेकंड में आएगी पर आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है। एक वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैं बता देता हूँ, उसमें बता दिया था, इसमें बता देता हूँ, उसमें 0.529 आई थी, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 2.18 आएगी। ठीक है, बाकी आगे मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम लोग निकालोगे। ठीक है, एट 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 मैं पहले इसकी यूनिट मुझे याद नहीं थी, मुझे ये क्यों याद है, मैंने सोचता था कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से घूम रहा है, 3 × 10⁸। फिर मैंने यूनिट देखी थी इसकी, तब मिला था सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने कहा अरे हाँ पता नहीं क्यों इसको ले रखा है, बट सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वो जो एनर्जी भी निकालते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में थोड़ी है, तो उसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला हुआ। तो कल इसमें पूरा न्यूमेरिकल, कल पूरे न्यूमेरिकल्स होंगे इसके। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में रेडीबर्ग फार्मूला निकालेंगे और ये सब। ठीक है ना, रेडीबर्ग याद है सबको, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, खुद का एक कांस्टेंट और बना दिया। ठीक है, हाँ उन्होंने कुछ खास काम, हाँ वाले इसमें कैलकुलेशंस बिल्कुल आएंगी, ये कर तो रहे हो, कैलकुलेशन करके कल वैल्यूज निकाल के लानी है, और मैं कैलकुलेशन चेक करूंगा सबकी कॉपी में, पहले बता रहा हूँ। हाँ पहले सारे कांस्टेंट्स पुट करना, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, पाई क्या होता है, के क्या होता है, ई क्या होता है, फिर एग्जाम में क्योंकि दिखाना पड़ेगा, ये काटा पीटी मतलब थोड़ी बहुत जितनी कर सकते हो दिखा देना, बाकी फिर चिपका रटा हुआ आंसर लिख देना। हाँ हाँ वो लिख देना, लेकिन उनको वैल्यूज दिखाना कि हमने पुट करी है, हम भी बोर से कम नहीं है। ठीक है, क्या वाला, ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।